हाइपर क्वेस्ट की बात कर लेते हैं। इस बारे में कुछ समय से काफ़ी लोगों के मेरे पास भी प्रश्न आ रहे हैं, पता नहीं क्यों? बट हुँ। और अभी भी मैंने जब बोला कि मैं अर्पित भाई के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने पूछा और मैं खुद भी ये प पूछना चाह रहा था आपसे कि उस एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हो कुछ, कि कैसा रहा और आपके जाने के पीछे का रैशनल क्या था? और क्यों वो कंट्रोवर्सी हुई? तो उसके बारे में थोड़ा अगर क्लियर करना चाहें आप तो? एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरे पास मैसेज आया था और उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे हम एक पॉडकास्ट प्लान कर रहे हैं और उसमें आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आ जाएँ। तो मैंने उनका पहले तो देखा कि भई किस तरह के पॉडकास्ट करते हैं। तो उसमें मुझे जो अपने अंकित भाई हैं, वो भी गए थे वहाँ पर, उनका हुँ, हुँ, हुँ। देखा। तो मैंने देखा किस तरह की बातचीत होती है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई हार-जीत या डिबेट वाला सिनेरियो है। एक लाइट एक लाइटली मतलब डिस्कशन टाइप का एक ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा मतलब मुझे लगा कि इस तरह की माहौल में बातचीत हो सकती है। ठीक है, फिर दूसरा ये हुआ कि फिर मैंने पूछा कि भई क्या किस मुद्दे पर आप रखना चाह रहे हैं? तो उन्होंने मेरे को बताया, जो अभी मेरे पास उनके मैसेज भी हैं फ़ोन में। उन्होंने मेरे को बताया कि हमारा जो टॉपिक रहेगा मॉडर्न कॉस्मोलॉजी वर्सेस वैदिक कॉस्मोलॉजी। ये टॉपिक जो है उन्होंने मेरे को भेजा कि ये टॉपिक रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने ओके कर दिया उसको। और वो भी सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि मतलब वो एक एक किस तरह का जो पॉडकास्ट वो होता है। अगर ऐसा होता कि वहाँ पर की कोई डिबेट होती और कोई हार-जीत का निर्णय होने वाला होता वहाँ पर, तो फिर मेरी टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाती। फिर मैं कहता भई मेरे को पूरा क्लियर टॉपिक बताओ, किन-किन चीज़ों पर आप बात करोगे। तो उसके बाद फिर मैं उससे उस टॉपिक से इधर-उधर नहीं जाता मैं। ये बात हो गई, ठीक है, मैं वहाँ पर पहुँच गया। बाकी अच्छा था उनका भी मतलब मुझे जाकर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब वो कोई ये था, लेकिन वहाँ जाकर फिर जो है जब मैं जाकर बैठा हूँ तो तब मुझे जाकर वो उन्होंने वो एक पेपर थमाया है, उसमें उन्होंने कहा कि भई इन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अब वो उसमें जो सारे टॉपिक थे उनमें जो उन्होंने मतलब शुरू में बताया था कि जो एक मॉडर्न कॉस्मोलॉजी एंड वैदिक कॉस्मोलॉजी पर जो बात होने वाली है, उससे भी बहुत अलग-अलग जो बातें थी जो वो करने वाले थे वहाँ पर। ये मुझे वहाँ जाके पता चला। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा अपना भी फ़ॉल्ट मानता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा उनसे पहले से क्लियर कर लेना चाहिए था कि भई आप वहाँ पर किन-किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जो कि मैंने नहीं किया और मैं इसमें अपनी ही गलती मानता हूँ कि थोड़ा-सा ये क्लियर कर लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि होता क्या है कि ना फिर आप प्रिपेयर्ड रहते हो उस बारे में कि अच्छा इन-इन चीज़ों पर बात होने वाली है वहाँ पर। तो वो हुँ। नहीं था, बट लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भई, अपने को जितनी नॉलेज है, जितनी अपने को पता है तो उतनी बात करनी है, उससे एक्स्ट्रा बात करनी नहीं है वहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं उसको। अब फिर वहाँ पर जब देखा पॉडकास्ट, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मतलब बातें जो है मतलब टॉपिक जो उन्होंने जो मेरे को जो पेपर दिया था उससे भी जो है टॉपिक और भी आगे निकल गया वहाँ पर। तो फिर ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसमें भी अपने को कोई दिक्कत नहीं। वो कुछ भी भई क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अपना क्या है कि अपनी साथ दिक्कत क्या है, अपने हमारे जैसे जो रैशनल क्रिएटर हैं, उनके साथ दिक्कत ये है कि वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। भाई सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, वो तो हुँ, फ्री है, वो तो आके आपके सामने कुछ भी थ्योरी रख देगा। लेकिन हमें सही। कम से कम जाकर उसे वेरीफ़ाई करना पड़ेगा ना, उसको चेक तो करना पड़ेगा, तभी तो हम कुछ बोल पाएँगे। लेकिन जब अपने पास वहाँ पे पॉडकास्ट में चेक करने का टाइम तो है नहीं। उसने बोल दिया कि भई इस फला ग्रंथ के अंदर ये लिखा हुआ है। अब वो मैं कहाँ से ग्रंथ मँगाऊँ और कहाँ से उसे वेरीफ़ाई करूँ? वहाँ पे मेरे पास टाइम तो नहीं है। और ना किसी के पास भी इतनी इनफ़ाइनाइट मेमोरी होती है कि वो हर चीज़ को पढ़ लेगा। हर चीज़ को वो एनालाइज़ करके हर चीज़ को एकदम याद करके बैठा हुआ है। वो नहीं होता है किसी के पास भी। तो मैंने यहाँ पर वहाँ पर यही बोला, जो चीज़ें उन्होंने क्लेम की और जिनके बारे में मेरे को डाउट था, मैंने कहा यार ये तो देखना पड़ेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैंने वही बोला कि भई मैं जाकर देखूँगा, चेक करूँगा और अगर मुझे लगा कि ठीक है, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो इसको लोगों को उस तरह से देखना चाहिए। लेकिन लोग क्या हैं, जो देखने वाले लोग हैं और जो ख़ास तौर पे जो धार्मिक लोग हैं, वो एक्चुअल में कन्फर्मेशन बायस का शिकार होते हैं। उनको कन्फर्मेशन चाहिए होता है, उनको वैलिडेशन चाहिए होता है। तो उनके लिए अगर वो उसको देखते हैं, तो उनके लिए वो ये देखते हैं कि अच्छा इसने कोई क्लेम करा, अब हमारे मतलब हमारे पक्ष ने कोई क्लेम करा और जो है अर्पित ने देखा उसको बोला कि और वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। दैट मीन्स कि ये हार गया। उन्होंने हुँ, उसको फिर इस तरह से देखा लोगों ने, और लोग उसी चीज़ चीज़ को लेके कि यार इसका मतलब जो है हमारा जो पक्ष था वो जीत गया और ये हार गया। जबकि वो वहाँ हुँ, हार-जीत का कोई मुद्दा ही नहीं था। अगर आप उस पॉडकास्ट को देखोगे ध्यान से तो वहाँ हार-जीत का मुद्दा नहीं, वहाँ पर 2 लोग बात कर रहे हैं। एक बंदा कुछ क्लेम कर रहा है, दूसरा बंदा कह रहा है ठीक है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। अगर आपका क्लेम्स ठीक निकलता है तो ठीक है, उसको मान लिया जाएगा। तो अब इसमें हार-जीत का मुद्दा कहाँ से आ गया?
लेकिन वही है ना कि ज़्यादातर लोग चीज़ों को उसी तरह से देखते हैं। भई किसी भी सच या झूठ का जो निर्णय होता है, वो एक पॉडकास्ट में थोड़ी हो जाता है। या आप एक हुँ, पॉडकास्ट हुई या कोई डिबेट हुई, उसके अंदर जो आपने वहाँ पर चीज़ें सामने रख दी और जो सामने वाले ने काउंटर कर दिया, उसके बेस पर नहीं होता सच और झूठ का निर्णय। वो तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है मेरी भी ब्रेन की और सामने वाले के ब्रेन की। और वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास चीज़ों को वेरीफ़ाई करने का टाइम नहीं है। तो हम वहाँ पर सच सही। और झूठ का निर्णय कैसे हो जाएगा? तो चीज़ों को उस तरह से देखना चाहिए था और इवन जो सामने वाली जो पार्टी थी मेरी मोहित उसने भी लोगों को अपने यही बोला था कि भई उसको डिबेट की तरह नहीं देखें। लेकिन लोग तो उनको तो अब जैसा देखना है वो उसी तरह से देखेंगे, उनको तो आप नहीं समझा सकते किसी भी तरह से। तो ये था जो है पूरा मामला। फिर बाद में जाकर मतलब फिर मैंने उन चीज़ों को वेरीफ़ाई किया जब मैं घर पे आया, मैंने सारी चीज़ें जो भी उनके क्लेम थे अच्छा उसके बाद भी क्या हुआ कि मैं मेरा पॉडकास्ट हुआ और मेरे को तुरंत ही मेरा आगे का पूरा 1 महीने का टूर लगा हुआ था, पूरा। मेरे को मतलब टाइम ही नहीं था 1 दिन का भी। तो पॉडकास्ट करके मैं सीधा टूर पे चला गया, तो वो पीछे-पीछे भी बहुत कुछ चलता रहा। उसके बाद जब मैं लौट के आया हूँ, फिर मेरे को तब जाकर मैंने चीज़ों को चेक करना शुरू करा है और उसके बाद फिर मैंने फिर जो वीडियोज़ हैं, वो बनाई हैं। पर आपको पॉडकास्ट के दौरान ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसा ऐसा बायस चल रहा है या आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, उनको ज़्यादा टाइम मिला, आपको ऐसा नहीं लगा, राइट? क्योंकि देखने से ऐसा नहीं, नहीं नहीं। लग रहा। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम मेरे को जो हाइपर क्वेस्ट है, उनसे कोई जो चैनल है, उससे कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है। उन्होंने मतलब पूरा ठीक से रखा, बस थोड़ा-सा मैं उसमें भी मैं अपना ही फ़ॉल्ट मानता हूँ कि मेरे को थोड़ा-सा उनसे पता कर लेना चाहिए था कि वो भई जो टॉपिक्स हैं, वो क्या-क्या वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अगर हुँ। होता तो और थोड़ा बेहतर हो जाता। पर इसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई वो आप बता ही रहे हैं उसके बारे में कि वो अननेसेसरी थी बट वो जैसे हमारा आदत है ना मुर्गा लड़ाई वाली बात है कि हम रोज हमारे आस-पास में क्या देख रहे हैं? हम हार जीत तो हुँ, देख रहे हैं। हम किसी आर्गुमेंट में 2 लोग बैठते हैं तो एक जना बोलता है कि मैं जीत गया, तू हार गया। उसके बिना हुँ, आर्गुमेंट खत्म कहाँ होता है? तो वही चीज़ लोगों ने देखी कि आपके क्योंकि ये बात भी हम बहुत बार बोल चुके हैं इस बारे में कि जो कोई क्लेम करने वाला 10-50 क्लेम कर सकता है एट अ स्ट्रेच। उसको कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, पर जो डिबंक करने वाला है या उसको वेरीफाई करने वाला है, उसको टाइम लगेगा, जैसे आपने बोला और ये मैं भी बहुत बार बोल चुका हूँ। उस पॉडकास्ट के जस्ट बाद में लाइव स्ट्रीम में हमने आई थिंक इस बात को किया था, किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैंने यही कहा था कि क्लेम करने वाला तो कर सकता है भई, पर डिबंक करने वाले को क्योंकि हमारा दुःख दर्द सेम है कि हम लोग सेम ही काम कर रहे हैं कि भई डिबंक करने वाले को तो टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, एफर्ट लगेगा, करने वाला तो अपना गंदगी करके चला जाएगा। सही बात है, तो मैं आपका भी वीडियोज़ देखता हूँ, आप जो बाबाओं वगैरह को डिबंक करते हो, तो मैं देखता हूँ कि भई ऐसे मान लो कि अगर आप सपोज़ करो, आप किसी बाबा के पंडाल में चले गए, वहाँ जाकर आपके वहाँ हाथ में माइक आया और वो बाबा ने कुछ भी क्लेम सामने से फेंक दिया, तो फिर और आपको पता नहीं है आपके आपको उसने बोल दिया कि फलाँ ग्रंथ में ऐसे-ऐसे लिखा हुआ है। अब आपके पास तो टाइम नहीं है ना वहाँ पर चेक करने का, तो आप क्या करोगे? आप यही बोलोगे ना बाबा को, "बाबा जी देखना पड़ेगा मेरे को, चेक करना पड़ेगा।" अब उसी को बिल्कुल भक्त सही, समझेंगे कि ओह! बाबा जी ने तो चुप करा दिया। चुप करा दिया। पर क्या है ना ये वही वाला गेम है ना, मैं इस बारे में ना एक बंदे की राय मुझे थोड़ी ठीक-ठाक लगती है, बाकी तो सब सेम ही बात बोल रहे हैं कि और मैं भी उससे एग्री करता हूँ अगेन कि आप उनका गेम खेलो ही मत, जो वो गेम आपको खिलाना चाह रहे हैं कि भई वो आपको यही गेम खिलाना चाह रहे हैं डिबंकिंग में भी और दूसरी जगह में भी कि भई आप मेरा गेम खेलो। आप बोलो कि नहीं तू मेरा गेम खेल। मैं अपनी साइंस बता रहा हूँ, तू मेरी साइंस में फॉल्ट निकाल के दिखा। जो मैं भी अब सोच रहा हूँ कि मैं इसी तरह से काम करने वाला हूँ, कि ये साइंटिफिक हुँ, पॉइंट है, अब तुम फॉल्ट निकाल के दिखाओ मेरी साइंस में। तुम्हारी गेम मैंने नहीं खेलनी। क्योंकि तुम तो देखो, आप एक बात बताओ, अगर कोई बोलता है और अगर यहाँ पे हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, देखने वाले लोग फिर से डिस्क्लेमर हमें हर हर लाइन पे देना पड़ता है आजकल। तो अगर किसी ने किसी ग्रंथ से कोई लाइन उठा के और आप पर फेंक दी कि ये लाइन है साहब, अब इसमें ये दिया गया है, आपने उसको खोज करके अच्छे से उसका ट्रांसलेशन करके बोला, तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि ये तो ट्रांसलेशन ही गलत है, इसमें तो मिलावट की गई है, तुमने गलत जगह से देखा, तुम्हें उस जगह से देखना चाहिए था, तुमने संस्कृत ट्रांसलेशन देखना चाहिए था। तो वो वहां पर भी आपका गेम वही खेलेंगे अपने हिसाब से। तो वो गेम ना खेलने की जगह हम उसको अलग तरीके से खेलें, हम बोले कि हमें तुम्हारे इसमें पढ़ना ही नहीं है। जो मैंने शुरू से देखा कि मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है, मुझे बस डिबंक करूँगा ना, मैं उस चीज़ को हटा दूँगा साइड से, जैसे दूध में से उसको हटा देते हैं बाकी चीज़ों को। तो आई थिंक इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अलग-अलग लेवल के स्यूडो साइंस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रील को पकड़ें अपन, उसमें 10 लेवल के स्यूडो साइंस होते हैं।
तो अपन पहले लेवल में ही उछल के रह जाते हैं कि यार ये तो बोल दिया कैसे, बाकी लेवल छूट जाते हैं, जिस पर लोग बोलते हैं कि तुम पूरी बात नहीं बता रहे हो। तो उस लेवल को हटाकर बाकी लेवल पकड़ लेने हैं बस अपने को, मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से। क्योंकि जैसा नहीं, नहीं, आपने कहा बिल्कुल। ना, ग्रंथ तो आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रंथ में आप बोलोगे कि ये है, तो आप बोलेगा नहीं ये तो नहीं है, ये देख मेरे हुँ। पास ट्रांसलेशन अलग है। हाँ, इवन ग्रंथ पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं है, मतलब आप पढ़ भी लो, मैं तो बहुत सारे पढ़े भी हैं और पढ़ता रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी एक तो इतना ज़्यादा लिटरेचर है कि आप पूरी जीवन भी पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। और इतना पढ़ने के बाद भी जब आप उसको पेश करोगे तो वो कह देगा, उसको 1 मिनट लगेगा कहने में कि ये तो ट्रांसलेशन ही गलत है आपका, अब कर लो क्या करोगे? मतलब क्योंकि इवन इतनी आप वे जो उनके उनके ही जो स्कॉलर्स हैं, उन्हीं को कोट करोगे आप, कि देखो यार ये इन स्कॉलर ने इसको ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन वो उसको भी नहीं मानेंगे। अब क्या करोगे आप? वही तो बात है सर, कि वेग है कोई भी चीज़, उस वेग वेग स्टेटमेंट को आपने प्रेज़ेंट किया अपने हिसाब से, और आप दूसरी पार्टी ने अपने हिसाब से। किसी ने उसमें निकाल दिए कि उसमें तो क्वांटम मैकेनिक्स है, किसी ने निकाल दिया कि यार कुछ नहीं है। तो दोनों में से आप किसको मानोगे? जो नॉर्मल इंसान देख रहा है वो ये कहेगा हाँ यार, लग तो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स है। ना उसको क्वांटम मैकेनिक्स का पता, ना उसको साइंस के स का पता, तो वो किसको मानेगा? वो उस चीज़ को मानेगा जो फ्लैशी दिख रही है उसको, जहाँ पे ज़्यादा चमक-दमक दिख रही है ना, वो चीज़ को मानेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छा, ये इसमें ना प्रॉब्लम है। एक चीज़ और आप देखो कि अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको कि इस तरह से मतलब इतनी गुंजाइश है उसके अंदर इंटरप्रिटेशन की, कि उसमें एक बंदा तो उसमें बिल्कुल ऐसी बातें कर रहा है कि एकदम अंधविश्वास वाली, और एक बंदा उसमें से क्वांटम थ्योरी निकाल के दिखा रहा है। तो दैट मीन्स कि उस और एक थर्ड पर्सन उसमें से कुछ और ही निकाल के दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि वो जो चीज़ है, वो फिर एक ऐसी है जैसे कि मान लो कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है ना, कि उसके आगे आप हुँ, खड़े हो जाओ, आप बैठे-बैठे उसको इंटरप्रेट करते हो, पूरे दिन इंटरप्रेट कर सकते हो आप उसमें, और 10 लोग देखेंगे 10 तरह से इंटरप्रेट करेंगे उसको। अगर ये वाली चीज़ है, अगर इतनी वेगनेस है उसके अंदर कि उसको इतनी डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, दैट मीन्स कि जो इंटरप्रिटेशन है, वो फिर आपका सब्जेक्टिव हो जाता है। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर हर बंदा जो जा रहा है, उसे देख रहा है, अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो उसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो गया ना। और अगर आपका इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव है, आपको अगर उसमें क्वांटम मैकेनिक्स दिख रही है, आपका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, वो सच नहीं है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव तो आप उसके अंदर कोई कुछ भी देख सकता है, और वो कुछ भी दिख रहा है दैट मीन्स कि वो सच्चाई नहीं है, उसका वो आपका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। कम से कम इस चीज़ को तो समझो। पर पर मुझे एक बात बताओ, अगर किसी श्लोक में, किसी चीज़ में, किसी भी धर्म में, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी धर्म को पकड़ लो, मुस्लिम धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, सब धर्मों को पकड़ लो, किसी भी धर्म में कोई साइंस दिख गई, क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर एआई तक दिख गई, मैं तो कह रहा हूँ। कल को एआई भी बोल देंगे कि एआई का सारा पहले से ही लिखा हुआ था। उसका होगा क्या? मतलब उससे होगा क्या कि जो मतलब उससे तो हम कुछ बना नहीं रहे ना, बना तो हम प्रेज़ेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से रहे ना। वो सबसे बड़ी बात है, लोगों को समझनी होगी कि पास्ट में जो हो गया बहुत अच्छी बात है, हम बहुत महान थे, बहुत अमेज़िंग नंबर 1 थे हर चीज़ में, बट आगे अब आगे की सुधले वाला जो चीज़ है उसकी लेनी चाहिए हमें सुध, मेन चीज़ तो। नहीं, मैं बताता हूँ उससे एक होता क्या है। हाँ, उससे प्लीज़। होता ये है कि ये जो प्राइड वाली जो फीलिंग आती है ना, ये पता करके अच्छा हमारे ग्रंथों में तो ऐसी इतनी एडवांस साइंस है। ये जो प्राइड वाली फीलिंग आती है, इससे सरकारें बनती हैं, इससे हुँ, संगठन बनते हैं, इससे जो है बाबा खड़े होते हैं। तो एक्चुअल सही में बात। ये जो चीज़ हो रही है ना, इसका एक पर्पज़ है, ये ऐसे ही नहीं की जा रही है। इससे बहुत सारे जो लोग हैं, वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत अच्छे से जो मैसेज है उसको निचोड़ रहे हैं वो, और अपना बढ़िया उनका साम्राज्य खड़ा हो रहा है। और बेवकूफ़ किसका बन रहा है? पब्लिक का बन रहा है, और पब्लिक बेवकूफ़ बनवा रही है, उसको समझ ही नहीं है कि यार ये उनके साथ किया क्या जा रहा है। ये जो गर्व बेचा जा रहा है आपको, इस गर्व के ये गर्व फ्री में नहीं बेचा जा रहा। ये आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी जेबों से निकाल ली जा रही हैं इस गर्व के चक्कर में, और आपको पता नहीं चल रहा। आपके बहुत सारे जो मुद्दे हैं, वो गायब हो जा रहे हैं इस गर्व के चक्कर में। मेन चीज़ तो आपका दिमाग निकाल लिया जा रहा है ना, आपका दिमाग हाँ, आपके दिमाग। सर से निकाल के आपके घुटने में डाल दिया जा रहा है कि भाई तू सोच मत ज़्यादा। तो ये वाली बात है। मेन एक बात जो मैं पहले वाला पूछ रहा था जो भूल गया था, अब पूछता हूँ कि मेन चीज़ जो आज आज दुनिया में कंटेंट क्रिएटर्स हो या कोई आम जनता हो, उसको मेन चीज़ क्या लग रही है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो बात कर रहे थे ना, उससे वापस से समझ में आया कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। हम सब मानते हैं कि आगे कुछ समय ऐसा आएगा, और जो इवेंचुअलिटी है कि हम में से कोई किसी भी काम को मतलब जॉब्स चले जाएँगे लोगों के, ऐसा पब्लिक कंसेंसस है। मुझे तो नहीं लगता अभी इसमें बहुत टाइम है। बट पब्लिक कंसेंसस के हिसाब से एआई हमारी जॉब्स ले लेगा। तो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर आपको क्या लगता है कि
क्या हमारा जॉब जाने वाला है या फिर हमारा जॉब मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या हमारी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी आज उस अ, हिसाब से? जॉब जाने वाला तो नहीं है क्योंकि जो एआई है, वो हमारी हेल्प कर सकती है काफ़ी ज़्यादा और कर भी रही है। तो क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग होती है ना, एक चीज़ को बताना एक इस तरीके से जिससे कि आदमी के दिमाग में ईज़िली घुस जाए। वो मुझे लगता है कि उस चीज़ को एआई को पकड़ने में अभी तो शायद टाइम लगेगा। अभी वो इतना हालाँकि कई बार हैरान कर देती है एआई भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी शायद उतना नहीं हो पाएगा कि एक हम अ कहें कि चीज़ों को एक इस जिस तरह से एक ह्यूमन स्टोरी टेलिंग कर सकता है, उस तरह से एक एआई कर पाए। मतलब मुझे अभी डाउट है अब पता नहीं हो सकता है कर भी दे, क्या कह सकते हैं। अ, तो हाँ, प्लीज़। हाँ, तो इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन का थोड़ा-सा पता नहीं मैं तो अभी होपफुल हूँ। मैं इतना भी नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है ना, उस पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखो बहुत सारी जो जॉब्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्री बेस्ड है वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है हमारी मेजरली। तो उसमें आप देखो कि बहुत सारे जो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, वो उनकी जॉब्स जाने वाली हैं। क्योंकि आप देखो चैटबॉट्स आ गए हैं और वो बड़े बढ़िया से रिप्लाई करते हैं। तो हुँ। ज़रूरत ही नहीं है उनकी जो क्या क्या ज़रूरत है आप इतना स्टाफ बिठा के कॉल सेंटर चलाओ। ये सारी जॉब्स जाने वाली हैं। तो हमारी इकोनॉमी को खतरा है इससे और हमें मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी तरफ हमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। खतरा तो ख़ैर हर हर जॉब को है। देखो इवेंचुअली जितना लिमिटेड एआई को मैं जानता हूँ, जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ एआई टूल्स को, इसलिए एक प्रश्न निकल कर आया कि खतरा तो हर जॉब को इवेंचुअली होगा ही होगा। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो, कि ह्यूमन एफर्ट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। कि जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई क्रिएटर अपना खुद का ब्रांड से कोई चीज़ बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बाकी हुँ, लोगों को क्योंकि भीड़ में कोई चीज़ आपको ऑथेंटिक कब लगती है जब कोई ब्रांड होता है, राइट? तो क्रिएटर इज़ हुँ, अ ब्रांड। इसलिए मैंने हुँ। क्रिएटर सेंट्रिक ये प्रश्न पूछा आपसे। तो बाकी चीज़ें तो ख़ैर हर चीज़ इवेंचुअली ऑटोमेट हो ही जाएगी एक्सेप्ट फॉर सर्टेन थिंग्स जो मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और इन सब की जॉब है, वो सब लेने नहीं देंगे उसको वैसे भी। ले सकता है एआई पॉलिटिशियन की जॉब भी सबसे पहले बहुत आसानी से, बट वो उसको लेने नहीं देंगे। बाकी सबकी जॉब्स तो जाने वाली हैं अच्छा, मुझे इवेंचुअली। एक चीज़ और लगती है कि जो एआई है वो मतलब ये भी कर सकता है कि एक लिमिट है ना, अभी हमारी जो कंटेंट क्रिएशन की एक लिमिट है, कि हम अपने से इतना ही कर सकते हैं। लेकिन अगर एआई हुँ। का साथ हमारे मिल जाए, तो एआई हो सकता है कि हम जितना अभी कर पा रहे हैं खुद से उतना एआई कर दे। लेकिन अगर एआई प्लस ह्यूमन अगर हम देखें, तो फिर हम सकता है एआई से भी ज़्यादा कुछ बेहतर कर सकते हैं। आह! तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था उसमें उसमें कुछ लोगों को दिक्कत हुई जैसे हमारे देश में रिलीजन को लेकर कुछ लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो वैसे ही वेज, नॉन-वेज और खाने को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। तो कुछ लोग मतलब कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाए उस पर। आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे। बट उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसा बोला कि हम दोनों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है वीगन के बारे में और हम लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है वीगन को लेकर। हुँ। तो फिर से अगर आप क्लियर करना चाहें एयर उस पर कि वेज, नॉन-वेज और वीगन डिबेट पर कि अगर मतलब हमने तो सही बोला था सब कुछ जहाँ तक मैं दोबारा रिविज़िट कर चुका हूँ उस चीज़ को। बट अगर उसमें कुछ नई बात आप ऐड करना चाहें जो लास्ट बार नहीं हो पाई? देखो, नई बात तो क्या है, बातें तो वही रहने वाली हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ठीक है, आप वीगन बन सकते हो, लेकिन एफर्ट लगते हैं उसमें और उसके बाद भी जो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो कि आप ईज़िली अगर आप एक ओमनीवोरस डाइट या फिर एक वेजिटेरियन डाइट अपनाते हो, तो जितनी ईज़िली आपको न्यूट्रिशन अवेलेबल हो सकते हैं, उतनी अगर आप वीगन बनते हो, तो नहीं होते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो इश्यू आता है ना, वो बायो अवेलेबिलिटी का आता है। जो आप खा रहे हो चाहे वो प्रोटीन है या जो भी उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी न्यूट्रिशन है, चाहे वो आयरन है, जिंक है मैग्नीशियम है ना? तो ये चीज़ें कितनी बायोअवेलेबल हैं और ये एक फैक्ट है कि जो प्लांट बेस्ड जो चीज़ें हैं, वो उतनी उनकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। इवन जैसे मतलब आप कुछ कहते हैं कि जो प्लांट प्रोटीन खा लो आप, प्लांट प्रोटीन जैसे आजकल पी प्रोटीन आ रहा है, जो जिम वगैरह करते हैं, वो कहते हैं जो वीगन है, वो कहते हैं हम पी प्रोटीन ले लेंगे। बट उसको वो इतना ज़्यादा बायोअवेलेबल नहीं है वो।
आप एक तो उसका टेस्ट इतना गंदा है, मैं तो वो भी खा के देखा हुआ है। उसका टेस्ट हुँ, इतना गंदा है कि मतलब आप को मतलब खुद को बड़ा कष्ट देना पड़ता है उसको खाने के लिए। इतना ईज़िली आप खा नहीं पाते। हुँ, चीज़ें हैं, अच्छा स्टडीज़ भी हैं। मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगा। एक पूरी स्टडी है और काफ़ी अच्छी स्टडी है। उसमें पूरी जो चैलेंजेज़ हैं, जो वीगन डाइट के, वो बड़े चैलेंजेज़ को बड़े एक 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 काइंड ऑफ मेटा स्टडी है। उसमें बहुत सारी जो अलग-अलग स्टडीज़ हैं, उनको इंक्लूड करा है उसमें और उन्होंने बताया है कि क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं। वो चैलेंजेज़ वाक़ई में वैलिड हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो आता है, जो बी12 का आता है। बी12 को कहते हैं कि भई कोई नहीं, सप्लीमेंट ले लो आप। लेकिन नहीं, सप्लीमेंट से भी बात नहीं बनती। क्योंकि आप सप्लीमेंट जो लेते हो ना, वो हमारी जो बॉडी है, वो एक सर्टेन अमाउंट में ही उसको एब्ज़ॉर्ब कर सकती है। ऐसा नहीं कि आपने 1000 एमजी की एमजी की आपने ले ली गोली और आप सोचो कि वो एकदम उससे 50% भी आपका बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि आप खुद भी देखो, जैसे मैंने लेके देखा हुआ है, बी12 अगर आप पूरा एक पत्ता आता है, मेरे ख्याल से 30 गोलियों का पत्ता आता है। आप उसको पूरा महीना हुँ, एक-एक गोली लेते रहो, उसके बाद आप उसको चेक कराते हो, आप लैब रिपोर्ट आप देखो ना, तो उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा बी12 के अंदर आपका। जबकि आपने पूरे महीने गोली खाई है, 1000 माइक्रो एमजी की आपने पूरे महीने गोली खाई है, लेकिन उसके बाद इतना क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, उसकी एक एब्ज़ॉर्ब करने की भी एक क्षमता है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा डाल लोगे तो वो उतना एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, नहीं होने वाला है एब्ज़ॉर्ब। तो इसीलिए वो रिसर्च है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो वीगन डाइट जो फ़ॉलो कर रहे हैं, वो बजाए कि सप्लीमेंट लेने के, वो फोर्टिफाइड फूड को शामिल करें अपनी डाइट में। मतलब जो फूड है उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उससे क्या है कि वो लगातार ले रहे हैं। अभी गोली आपने ली, आपने 1 महीने पत्ता ले लिया, फिर 1 महीने नहीं लिया, 2 महीने नहीं लिया, तो उस बीच का जो गैप है ना, वो एक हेल्दी तरीका नहीं है उस न्यूट्रिशन को लेने का। तो एक तो ये वाला इश्यू है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो इश्यू है, वो बच्चों के साथ में। बच्चे जो हैं, उनके जो ग्रोथ का जो टाइम होता है, उस टाइम पर एक स्टडी है, उसमें भी ये बताया गया था कि जो अगर जो वीगन डाइट जो ले रहे हैं और जो वेजिटेरियन ले रहे हैं और जो ओमनिवोर्स हैं, उन तीनों में उन्होंने कंपेयर किया है बच्चों के ग्रुप्स में। और उन्होंने पाया है कि जो ओमनिवोर्स जो डाइट ले रहे हैं और जो इवन जो वेजिटेरियन भी हैं, उनके जो बच्चों की जो ग्रोथ है, वो ज़्यादा बेटर है बजाए कि जो वीगन डाइट पर जो बच्चे हैं। उनकी जो हाइट है, उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखा गया है कंपैरेटिव वीगन के। और एक जो सबसे बड़ी जो इश्यू है, वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का इश्यू आता है। क्योंकि जो बी12 आपके जो लैक करता है, और भी अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इवन जो आयरन है, जिंक है, वो जो चीज़ें हैं, वो सीधे-सीधे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी पर प्रभाव डालती हैं। तो जो हुँ। बच्चे हैं, जो जिस समय वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, जिस समय उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उस समय पर इन जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी होना, ये ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, चलो हम इन सब चीज़ों को भी एक बार, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब ये तो कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, मैं वो स्टडी आपके साथ शेयर करूँगा, आप पढ़ना पूरा, काफ़ी बहुत सारी उन्होंने उस चीज़ें उसके अंदर खोली हैं। प्रोटीन का इश्यू है एक बहुत बड़ा, वो तो इश्यू है ही। आप देखो कि प्रोटीन पूरा जो है वीगन डाइट में, अगर आप साथ में हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ मतलब फिजिकल वर्क वगैरह करते हो, जिम वगैरह जाते हो, तो प्रोटीन आपका पूरा नहीं पड़ता है। आप नहीं कर सकते हो पूरा। पी प्रोटीन भी कितना फाँकोगे आप, कितनी आप वो खाओगे, क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना, सोया का जो वो आता है ना, सोया का जो पनीर आता है, क्या बोलते हैं उसको? वो भी टोफू। कितना खाओगे आप? टोफू, हाँ, टोफू। कितना टोफू खाओगे? और टोफू का टेस्ट भी यार इतना, मैंने उसको भी ट्राई करके देखा है। मैं सोच रहा था, क्योंकि वो पनीर से सस्ता भी आता है, मैंने कहा चलो इसको जो है एक बार ट्राई करके देखते हैं। और मैंने बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसको कुक करने की कोशिश की, भई मैं नहीं खा पाया उसको। वो बहुत ही गंदा टेस्ट करता है वो। मतलब पता नहीं, अब कोई मास्टर शेफ़ हो उसको बना दे किसी अच्छी तरीके से, पता नहीं, मतलब वो नहीं खाया जाता मेरे से। तो इश्यूज़ हैं। अच्छा, इवन आप सर्च करो एक्स वीगन करके, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, बहुत सारे जो वीगन्स हैं, जो वीगन थे पहले और उन्होंने अब वीगन छोड़ दिया है, उनके आपको ब्लॉग्स पढ़ने को मिलेंगे। उनकी आप बातें पढ़ो, तो वो बताते हैं कि उनको हेल्थ इश्यूज़ हुए और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने लास्ट में उनको वीगनिज़्म छोड़ना पड़ा। लेकिन उसको ये लोग उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये उसको भी कह देंगे कि अरे उनको तो टेस्ट की पड़ी थी, इस वजह से, जबकि वो बता रहे हैं, अपनी रियलिटी बता रहे हैं, क्या-क्या उन्होंने उन्होंने जो चैलेंजेज़ झेले हैं, उन चैलेंजेज़ को भी ये लोग डिनाई करने की कोशिश करते हैं। और वो सेम चैलेंज मैं झेल के बैठा हुआ हूँ। मैं मतलब दूसरे को मैं कैसे ऐसे कह दूँ कि भई ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद झेले हुए हैं वो चैलेंजेज़। देखो, 2 और 2 चीज़ें। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू, फिर मैं बताता हूँ। आप और अच्छा, चलो आप एक बार बोलो, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि 2 तरह के आर्गुमेंट दिए जाते हैं मेन तो वीगनिज़्म के पक्ष में। सबसे बड़ा आर्गुमेंट हिंसा के
पक्ष हिंसा के लिए वो वैलिड कि है, हिंसा वो होती है 100% बाकी वैलिड है, चीज़ों मैं से, उसको मानता हूँ। वो हम सब मानते हैं कि हिंसा कम से कम होनी चाहिए और वो सब, बट और दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि कैल्शियम, प्रोटीन और जितने भी विटामिन हैं वो आप सप्लीमेंट से ले सकते हो या सीड से ले सकते हो या क्या बोलते हैं, पी प्रोटीन या सोया टोफू से ले सकते हो। तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी चीज़ों के लिए। पर अधिकतर लोग वीगन क्यों नहीं बन पाते, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि लोग दूध भी छोड़ देंगे। क्योंकि एक वेजिटेरियन आदमी में और एक वीगन आदमी में क्या फ़र्क है? दूध का फ़र्क है सिर्फ़। अंडे जो नहीं खा रहा है, उसमें सिर्फ़ दूध का फ़र्क है और घी, दही और क्या बोलते हैं, पनीर, ये 3-4 चीज़ों का फ़र्क है। मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट है ना, वो हमारी लाइफ़ से इतने जुड़े हुए हैं कि हम उनको छोड़ ही नहीं सकते। घी के बिना मुझे लगता नहीं कोई हम में से कोई रह सकता है। पनीर के बिना या दही के बिना या इन सब चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी कल्चरल अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आप इनके बिना रह सकते हो, बट आप यू चूज़ नॉट टू डू इट। तो ये मेन बात है। पर अगेन कल्चरल अपब्रिंगिंग जो है हमारी, जिस तरह से हम गाय का मांस नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो हमारी कल्चरल अपब्रिंगिंग नहीं है। हम हुँ। मतलब कोई खाएगा भी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा अंदर से कि भाई ये तो मत खाओ, कम से कम ये, भले ही हम धार्मिक हो या ना हो, मतलब वो धार्मिकता से रिलेशन भी नहीं कर रहा हूँ मैं उसका। पर हुँ। बाकी सब चीज़ों में वो बोलते हैं। तो अधिकतर लोग वीगन इसलिए नहीं है क्योंकि दूध भी नहीं पीते। चाय में भी चलो ब्लैक टी पी लेंगे, पर ये बाकी चीज़ें तो खाना, मतलब उनके बिना उनको लगता है कि ज़िंदगी फिर क्या है ज़िंदगी बेसिकली। हुँ। तो ये आर्गुमेंट बता रहा था मैं आपको। हाँ, ये तो है ही और इवन ये भी पाया गया है उसी स्टडी में ही है कि जो वीगन डाइट जो लोग लेते हैं, उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ये भी स्टडी है कि क्योंकि वो सीधे-सीधे कॉग्निटिव एबिलिटी पे आपके जो है फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। वो उस चीज़ को डिनाई करते हैं, मानते नहीं हैं और एक जो और बहुत बड़ा जो इश्यू है, जो इंडिया के जो हमें उसमें देखना चाहिए और वो ये है कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ जो लोग हैं, ऑलरेडी वो मालन्यूट्रिशन का शिकार हैं। ऑलरेडी वो उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो ऐसी जगह पर आप वीगनिज़्म की बात करो, तो आई डोंट थिंक कि मतलब और हमारा तो मैं तो कहता हूँ कि मतलब केवल जो इवन जो ओमनिवोर्स भी हैं जो इंडिया के अंदर, उनकी भी जो डाइट है ना, वो भी अच्छी नहीं है। जो हमारा जो फूड हुँ, कल्चर है, वो पूरा ही गड़बड़ है। हम जो इवन जो मीट भी खा रहे हैं, वो भी आप देखो हर चीज़ हम करी में खाते हैं। इतनी दुनिया भर की करी होती है, उसके अंदर थोड़ा-सा जो है एक्चुअल प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन होता तो है। ये दिक्कत है। इवन वो भी जो मीट ईटर्स हैं, वो भी ठीक से जो है डाइट नहीं ले रहे हैं। लेकिन बट कम से कम चलो कुछ तो मिल रहा है उनको। आप उन्हें वीगन डाइट पे डाल दोगे, वो दाल पिएँगे या कुछ करेंगे तो कहाँ कुछ होगा। ऑलरेडी मतलब और इसका भी कहें कि जो हमारी इकोनॉमी है ना, ये भी चीज़ चीज़ सीधी-सीधी जुड़ी हुई है। जो आप देखो कि मुझे मतलब कई बार मुझे लगता है कि एक स्टडी इस पर होनी चाहिए और होगी तो शायद मतलब हमें पता चले कि मैं देखता हूँ ना कभी-कभार कि यार इतने मूर्ख लोग क्यों हैं हमारे देश के अंदर? इतने ये कहाँ से आते हैं इतने मतलब लोगों को समझ ही नहीं है किसी चीज़ की मतलब बिल्कुल एकदम दिमाग से पैदल ही है क्या? तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट है, जो वेजिटेरियन डाइट है वो कहीं न वेजिटेरियन या जो हाँ, वेजिटेरियन ही है ज़्यादातर वो जो डाइट है या जो हमारे जो भी फूड कल्चर है, वो पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे। वो जो जिस तरह का ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा उस तरह का। वो इश्यू है कहीं न कहीं। एंड इवन मैं मतलब कहता हूँ कि जो वीगन इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने हमारा कंटेंट देखा था और उस पर रिएक्शन वगैरह दिया था, मैं उनको भी देखता हूँ। तो ये लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ दिल पे मत लेना। लेकिन अ, मतलब आप लोग यार ठीक है, आप वीगनिज़्म का प्रचार कर रहे हो, लेकिन कम से कम थोड़ा-सा ऐसे तो खुद को तो थोड़ा-सा ठीक करो ना। आपका जो शरीर है एकदम दुबला-पतला, एकदम हड्डियाँ कीर्तन कर रही हैं, आपकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं और आप उसके बाद आप कह रहे हो कि वीगनिज़्म का प्रचार कर रहे हो। मतलब कम से कम खुद को थोड़ा-सा ऐसा बॉडी सॉडी बनाओ थोड़ी-सी अच्छा हेल्दी दिखो। मतलब उसके बाद लोग भी जो है इन्फ्लुएंस होंगे आपसे कि अच्छा यार वीगन डाइट लेके ऐसा भी दिख सकता है कोई। अब आप खुद ही ऐसे दिख रहे हो फिर आप वीगन डाइट के लिए मतलब सोचना आप इस बारे में एक बार अगर आप सुनो इस चीज़ को तो। नहीं, मेन अगर इफ आई कैन बी डेविल्स एडवोकेट फॉर दैट, तो वो यही बोलते हैं जो आपने बोला उसमें कि जो वेजिटेरियन लोग हैं या मीट ईटर्स हैं, वो भी मेल न्यूट्रिशंड हैं। वो दूध पीने वाले लोगों में भी कैल्शियम डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो फिर आप किस हक से बोल रहे हो कि वीगन लोग मतलब माल न्यूट्रिशंड है? मतलब आई एम जस्ट टेकिंग द पॉइंट दे पुट कि ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं वो लोग, जो कि सही भी है। मतलब मैं भी मानता हूँ कि हाँ, हाँ, वो सही है। मैलन्यूट्रिशन तो वो है।
बट इट बॉइल्स डाउन टू न्यूट्रिशन इग्नोरेंस जो है ना न्यूट्रिशन की, उसकी वजह से है, ना कि आपकी डाइटरी चॉइसेस की वजह से। अगर आप एजुकेट हो जाओ, आप लोगों को एजुकेट कर दो, तो मुझे लगता नहीं अधिकतर लोग मेल न्यूट्रिशन होंगे, क्योंकि लोग सालों सालों विटामिन डी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी कर करके अपने अंदर ऐसी बीमारियां पैदा कर लेते हैं जिनको ठीक ही नहीं किया जा सकता। अब जो ये बाबा जी हैं, कुछ हैं, ये आचार्य मनीष जैसे लोग हैं, ये बोलते हैं कि नमक मत खाओ, ये व्हाइट नमक मत खाओ, मतलब बाकी सब चीज़ें तो मत खाओ पर ये व्हाइट नमक मत खाओ, तो आयोडीन की कमी होगी, गोइटर हो जाएगा, थायराइडिज्म हो जाएगा, तो ये उससे और नेक्स्ट लेवल का चीज़ है। ये तो तो एक अलग ही देखो, लेवल का पागलपन है। ये जो अलग लेवल का आचार्य है। मनीष टाइप के जो लोग हैं ना, ये तो क्या ही मतलब मैं तो आपके ही वीडियो में देखता हूँ, आप ही जौन पर बनाते हो देख के हमने उनको सिर नहीं पीट छोड़ा, लेता हूँ, मैंने कहा क्या चल रहा हम उनको नहीं छोड़ेंगे फूफा जी को। है? मैं उनको बोलता हूँ स्यूडो साइंस के फूफा जी हैं वो। जो हर घर में एक फूफा जी होते हैं ना, कि उल्टी बात कहते हैं वो। मतलब हाँ। अगेन लाइटर नोट पर है, कोई बुरा ना माने फूफा जी हो तो। लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है कि हर शादी ब्याह में वो सबसे अलग बात कहते हैं, तो ऐसे ही वो सर भी अलग बात कहते हैं। बट ठीक है, हर तरह के लोग होने चाहिए हमारी डेमोक्रेसी में, मुझे ऐसा लगता है। बट जो कंसेंसस है ना, वो होना चाहिए कि जो मेजोरिटी फॉलो करे वो थोड़ी दिमाग वाली बात करे, बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे वीडियोस के थ्रू, बेसिकली ऑन दैट नोट। तो सर लास्ट क्वेश्चन है बिफोर यू गो, आई नो थोड़ा लेट हो गया, बट हुँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका अब डायरेक्शन कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में? हम कैसे देखेंगे अर्पित एक्सप्लेन्स को? क्या और कोई चैनल खोलने वाले हैं या एक नहीं, ही नहीं। चैनल रखने वाले हैं? अभी तो एक ही क्या नहीं होने सँभल वाला रहा। है? अभी तो एक ही चलाऊँगा और ऐसे ही रहेगा। जो अपना कोर इश्यू है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा। जो रैशनैलिटी है, उस पर तो बात करनी करनी है और वो आपको हर वीडियो में दिख जाएगा कि अ, मतलब कोई भी वीडियो हो, इश्यू कोई भी हो, लेकिन उसमें कहीं न कहीं क्योंकि हमारा जो मेन जो चैनल है ना, वो तो उसी के ऊपर ऊपर बेस है, तो वो इश्यू तो हर वीडियो में आपको कहीं न कहीं दिख ही जाएगा। बाकी सिर्फ़ यही है कि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके। जो नए-नए लोग हैं, वो उन लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो वो फ़ोकस उस तरफ है, इसीलिए जो है कंटेंट के साथ मैं थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कि नए-नए जो जोनर्स हैं, उनको मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, ताकि थोड़ा नया फ्लो आए चैनल के अंदर और वो बहुत ज़रूरी है। वो क्योंकि वरना फिर वही है ना, अपने इको चैम्बर में बात करते रहेंगे, तो वो पहुँचनी नहीं किसी तक, उससे क्या फ़ायदा? बहुत सही। मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, मैं गाड़ी खरीदने की सोच रहा था और ये सही बात है, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भारत के जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, उसको अभी भी जज कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 डेढ़ 2 साल हुए हैं। तो मैंने गाड़ी खरीदने का सोचा, मैंने उसको रिसर्च करी, आपका वीडियो सामने आया, मैंने देखा यार ये तो गड़बड़ मामला है, इतना टैक्स कोई कैसे ले सकता है? मतलब हद हो फिर गई है उसमें। कि मतलब जीएसटी तो एक अलग ही बीमारी है जीएसटी के नाम पर बाकी उसके अलावा इतने टैक्सेस हैं कि इससे बेहतर है कि मैं अपनी पुरानी गाड़ी में ही संतोष कर लूँ, नई गाड़ी ना खरीदूँ अभी फिलहाल के लिए। तो सच नहीं, वो बोल रहा हूँ, आप जो दिल्ली एनसीआर वाले हैं, उनकी तो पुरानी गाड़ी भी नहीं रहने दे रहे। कह रहे पुरानी पुरानी गाड़ी गाड़ी बेचो यहाँ से। मतलब पुरानी रहने नहीं दे रहे, नई हाँ, लेने नहीं दे रहे, तो नहीं बचेगा क्या? लेने इंसान दे क्या साइकिल पे चलेगा? वही वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मैं ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि बढ़िया है अगर आप सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर दो, बढ़िया मेट्रो-सेट्रो हर जगह से चला दो, ना कनेक्टिविटी अगर बढ़िया हो तो क्या ही ज़रूरत है, ठीक है अपना ऐसे ही काम चल जाए। लेकिन वो भी तो नहीं है ना, फिर क्या करें? फिर मजबूरी है। अरे सर, डर लगता है बाहर जाने में, भगदड़ मच जाएगी। मेट्रो ये भी स्टेशन तो पे देखो। ज़्यादा लोग पहुँच जाएँगे तो कैपेसिटी ओवर हो जाएगी, वो भी प्रॉब्लम है। हमने आबादी ही इतनी बढ़ा दी है कि उसमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही 50 हैं उस, तो बाकी चीज़ों को तो हम झेल लेंगे, उसको कैसे झेलेंगे? तो कारें भी रहना ज़रूरी है, वो चीज़ है। बट सही बात होपफुली कुछ चेंजेज़ आएँगे, बट हम तो होप होप ही रख सकते हैं, बाकी तो और कुछ है नहीं हमारे पास रखने को। बट थैंक यू अर्पित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और फिर से मिलेंगे ऐसा नहीं है। कम से कम साल बिल्कुल, में 1 बार तो मिलेंगे ही। नहीं, नहीं करते रहा करो आप जल्दी-जल्दी करते रहा करेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बता दिया करो चलिए, आप जब भी। थैंक यू अर्पित भाई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और फिर आगे मुलाकात होगी। बिल्कुल, सेम हियर। बाय।